चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, मैंने आपका कल बताया था कि जनरली जो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको जनरली हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन करने से क्या होता है कि जो आपका 3 फेज सिस्टम होता है वो बैलेंस कंडीशन पे आ जाता है। ठीक है, बैलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन करने से आपका जो है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस, दोनों क्या होता है, आपका प्रेजेंट नहीं होते, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो 3 फेज ट्रांसपोज लाइन होती है वो करंट में भी बैलेंस होती है और वोल्टेज में भी आपकी क्या होती है, बैलेंस होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, कैलकुलेशन करने वाले हैं इंडक्टेंस पर फेज का, किसमें, 3 फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन विद अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। अगर आप अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए डेरिवेशन कर लेंगे, सिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए तीनों की तीनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग में आपका वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूं। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं? वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन विल बी देयर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है और आप देखेंगे तीनों के तीनों फेज के कंडक्टर आपके सिमेट्रिकल हैं। रेडियस आप आर मान के चलेंगे, इफेक्टिव रेडियस आपकी आर डैश हो जाएगी। ठीक है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, 3 फेज ट्रांसपोज लाइन है। तो आप क्या करेंगे, टोटल में लाइन की लेंथ एल किलोमीटर कंसीडर कर रहा हूं, एल मीटर या फिर एल किलोमीटर लेंथ की लाइन है, और हर L/3 डिस्टेंस बाद आप क्या करेंगे, अपने कंडक्टर की पोजीशंस को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। पहले L/3 पे जो आर फेज का कंडक्टर होगा वो टॉप पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट L/3 डिस्टेंस पे जो आपका आर फेज का कंडक्टर है वो मिडिल पोजीशन पे होगा, और लास्ट के L/3 डिस्टेंस के लिए आपका जो आर फेज का कंडक्टर है वो बॉटम पोजीशन पे होगा। तो हर L/3 पे डिस्टेंस बाद आपका जो है आर फेज, वाई फेज, बी फेज के कंडक्टर अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और जहां भी पोजीशन चेंज होती है वहां पर आप जो है, जो टावर लगाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन टावर। ट्रांसपोजिशन टावर की हेल्प से आप अपने कंडक्टर की पोजीशंस को क्या कर देते हैं, दैट इज चेंज कर देते हैं। तो यहां मैं 3 फेज ट्रांसपोज लाइन बना रहा हूं। नाउ दिस इज आर फेज का कंडक्टर है, दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। ठीक है, उसके बाद आर फेज का कंडक्टर आपका नेक्स्ट L/3 डिस्टेंस में आर फेज का कंडक्टर आपका मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा, वाई फेज का कंडक्टर आपका बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा, और बी फेज का कंडक्टर आपका टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट L/3 डिस्टेंस पे जो आपका आर फेज का कंडक्टर है वो आपका बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा, वाई फेज का कंडक्टर टॉप पोजीशन पे आ जाएगा, और बेटा आपका बी फेज का कंडक्टर आपका दैट इज मिडिल पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द आर फेज मैं बना रहा हूं, दिस इज आर फेज, this is Y phase and this is B phase. Now this is R phase, this is Y phase and this is B phase. Now this is R phase, this is Y phase and this is B phase. ठीक है, now this is nothing but the transposition कर रहे हैं। Now this is हर L/3 डिस्टेंस पे
आपके कंडक्टर अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। नाउ दिस इज R phase, Y phase, and this is B phase. ठीक है, now this is the B phase will be there. ठीक है, now this is nothing but the total length है आपकी ट्रांसमिशन लाइन की L। This is L will be there. Now this is L by 3. Now this is L by 3. This is L by 3. कितना पेज छोड़ दे, कुछ नहीं छोड़ना, यहीं से स्टार्ट किया है। ठीक है, नाउ दिस इज द आर फेज के, आर फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई आर। वाई फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई वाई। और बी फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज आई बी। आर फेज में करंट फ्लो कर रहा है आई आर, वाई फेज में आई वाई, और बी फेज में आपका आई बी। आर फेज में आई आर, वाई फेज में आई वाई, और बेटा बी फेज में दिस इज आई बी। ठीक है, और यहां पर जो है, जो कंडक्टर्स मैंने लिए हैं वो किस पोजीशन पे है बेटा, थ्री फेज कंडक्टर है, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है। और अनसिमेट्रिकल में भी कौन सी मैं स्पेसिंग दे रहा हूं बेटा, अनसिमेट्रिकल में भी कौन सी स्पेसिंग मैंने ली है बेटा, दैट इज नथिंग बट द वर्टिकल स्पेसिंग ली है। यहां मैं बना देता हूं, दिस इज द वर्टिकल स्पेसिंग। तीनों जो कंडक्टर है वो वर्टिकली स्पेस है, वर्टिकली स्पेस। ठीक है, आपको बना देता हूं, दिखा देता हूं, यहां पर अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है। टावर, दिस इज योर क्रॉस आर्म, ये आर फेज का कंडक्टर है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और यहां से दिखा देते हैं। ये आर फेज का कंडक्टर है, ये वाई फेज का कंडक्टर है, और ये बी फेज का कंडक्टर। ठीक है, नाउ दिस इज आर फेज, वाई फेज, एंड दिस इज बी फेज। हर एक कंडक्टर की रेडियस हम आर मान के चल रहे हैं। द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज आर। दिस इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज आर। हर एक कंडक्टर की रेडियस आर है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है। ठीक है, तो बेटा आर फेज और वाई फेज के कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो d1 है।
टॉप कंडक्टर, हेलो, टॉप कंडक्टर और मिडिल कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, D1। ठीक है, मिडिल कंडक्टर और बॉटम कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D2। और बेटा टॉप कंडक्टर और बॉटम कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है D3। ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, दिस इज D1 D2 D3। इसको मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूं, यहां बना देता हूं। टॉप कंडक्टर और बॉटम कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, D3। दिस इज द अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, दिस इज द अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। ठीक है, दिस इज द अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। यहां मैं दिखा देता हूं बेटा, दैट इज आपके टॉप कंडक्टर और मिडिल कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है D1। ठीक है, दैट इज मिडिल कंडक्टर और बॉटम कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है D2। और बेटा टॉप कंडक्टर और बॉटम कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है D3। ठीक है, ये याद रखिएगा। करंट दिखा देते हैं, आर फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है, IR। वाई फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज IY। और बी फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज IB। नाउ दिस इज आर में करंट फ्लो कर रहा है IR, वाई फेज में फ्लो कर रहा है दिस इज IY, बी फेज में फ्लो कर रहा है दैट इज IB। आर फेज में फ्लो कर रहा है दिस इज IR, वाई फेज में फ्लो कर रहा है दैट इज IY, और बी फेज में फ्लो कर रहा है दिस इज IB। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सेक्शन मान लेते हैं। पहले L/3 सेक्शन को PQ मान लेते हैं, दूसरे L/3 सेक्शन को हम मान लेते हैं QS, और बेटा तीसरे आपके जो है L/3 सेक्शन को मान लेते हैं दैट इज SR। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। PQRS। चलो मैं क्या करूंगा, आपको इंडक्टेंस निकाला, मैंने कल बताया था कि एवरेज इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे पहले L/3 में आपका जो है आर फेज का कंडक्टर जो है, एक फेज का निकाल रहे हैं, आर फेज का कंडक्टर आपका टॉप पोजीशन पे है, फिर पोजीशन 1 इसको बोल रहे हैं, इसको पोजीशन 2 बोल रहे हैं, इसको पोजीशन 3 बोल रहे हैं। तो जब आर फेज का कंडक्टर पोजीशन 1 पे है तब उससे टोटल कितना फ्लक्स लिंकेज कर रहा है, जब आर फेज का कंडक्टर आपका सेकंड पोजीशन पे होगा तब उससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा, और जब आपका आर फेज का कंडक्टर बॉटम पोजीशन में होगा तब उससे टोटल कितना फ्लक्स लिंकेज करेगा। और बेटा जब मैंने तीनों पोजीशन पे जब फ्लक्स लिंकेज निकाल लिया तो एवरेज कितना फ्लक्स लिंक किया आर फेज से, एवरेज क्या होगा, इन तीनों फ्लक्स लिंकेज को ऐड करके मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा। और फ्लक्स लिंकेज कल मैंने आपको बताया था कि हर एक फेज का क्या होगा, बराबर होगा। और अगर फ्लक्स एवरेज फ्लक्स लिंकेज बराबर हो तो एवरेज इंडक्टेंस भी आपका क्या होगा, बराबर। आपको क्या करना है, आप देखो यहां पर आर फेज आपका किस पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन पे है। जब टॉप पोजीशन पे है तो बेटा देखो आर फेज और वाई फेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, D1 है, और आर फेज और बी फेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D3 है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा तो आर फेज और की जो है वाई फेज और बी फेज से डिस्टेंस अलग हो जाएगी, डिस्टेंस अलग हो जाएगी तो फ्लक्स लिंकेज भी अलग हो जाएगा। और जब ये आपका आर फेज का कंडक्टर आपका बॉटम पोजीशन पे चला जाएगा तो इसकी आपकी जो है वाई फेज और बी फेज से डिस्टेंस अलग हो जाएगी, क्योंकि इस आपका जो है बी फेज का जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट आपका करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो बी फेज के करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स आर फेज से लिंक करेगा।
वाई फेज के करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो आपका आर फेज से लिंक करेगा, क्योंकि आपकी डिस्टेंस आपकी क्या है, अलग अलग है, तीनों पोजीशन पे डिस्टेंस अलग अलग है, तो तीनों पोजीशन पे जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी एक फेज के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि पर फेज इंडक्टेंस हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं इस मैं आपकी पहले पोजीशन इसको मान लेता हूं, टॉप पोजीशन को पोजीशन नंबर 1, मिडिल पोजीशन को मान लेता हूं पोजीशन नंबर 2, और आपकी बॉटम पोजीशन को मान लेता हूं पोजीशन नंबर 3। दिस इज द पोजीशन नंबर 1। पोजीशन 1, मिडिल पोजीशन को मान लेता हूं पोजीशन 2, और बेटा बॉटम पोजीशन को मान लेता हूं पोजीशन नंबर 3। ठीक है, आप या तो लिखो PQ सेक्शन में या फिर आपका पोजीशन 1 पे। जब आर फेज का कंडक्टर पोजीशन 1 पे है तब टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा, ध्यान से देखिए। आर फेज का कंडक्टर जब पोजीशन 1 पे है तब उसे फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हैं। देखो खुद के करंट की वजह से तो आर फेज से फ्लक्स लिंक करेगा, वाई फेज के करंट की वजह से भी कुछ फ्लक्स लिंक करेगा, और बी फेज के करंट की वजह से फ्लक्स लिंक करेगा। तो मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ द कंडक्टर है, अगर आपके पास ग्रुप ऑफ द कंडक्टर है तो टोटल किसी कंडक्टर से कितना फ्लक्स लिंक करता है फार्मूला में आपको बता चुका हूं। ये मैंने फिगर बनाया है, दिस इज 3 फेज ट्रांसपोज्ड लाइन, ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन विद अनइक्वल। ट्रांसमिशन लाइन के बीच जो डिस्टेंस है वो कैसी है, अनइक्वल है, विद अनइक्वल स्पेसिंग। दिस इज अनइक्वल स्पेसिंग। दिस इज द अनइक्वल स्पेसिंग विल बी देयर। अच्छा बताइए, मैंने ट्रांसपोज कर दिया लाइन को, अगर ट्रांसपोज कर दिया है तो ये 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन करंट में भी बैलेंस होगी और वोल्टेज में बैलेंस होगी। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, सो दैट 3 फेज ट्रांसपोज लाइन है, सो दैट ये ट्रांसमिशन लाइन करंट में भी बैलेंस होगी। अगर मैं आर फेज, वाई फेज और बी फेज के करंट का फेजर एडिशन निकालूंगा तो कितना आएगा, 0। और अगर मैं वोल्टेज का फेजर एडिशन निकालूंगा तीनों फेज के, तो वोल्टेज का भी फेजर एडिशन कितना आएगा, 0। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि किसी भी फेज में जब आप एवरेज फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे, हेलो, जब आपका आर फेज का कंडक्टर टॉप पोजीशन पे है तब आपकी डिस्टेंस अलग अलग है, फ्लक्स लिंकेज अलग आएगा। वाई फेज जब मिडिल पोजीशन पे है तब डिस्टेंस वाई फेज और बी फेज से अलग है, फ्लक्स लिंकेज अलग आएगा। और जब बॉटम पोजीशन पे है डिस्टेंस अलग है वाई फेज और बी फेज से, तब आपका फ्लक्स लिंकेज अलग है। लेकिन जब मैं इन तीनों का एवरेज निकालूंगा, क्योंकि हर एक कंडक्टर आपका तीनों पोजीशन पे है, तो एवरेज फ्लक्स लिंकेज, एवरेज फ्लक्स लिंकेज ऑफ आर फेज, एवरेज फ्लक्स लिंकेज ऑफ वाई फेज एंड एवरेज फ्लक्स लिंकेज ऑफ बी फेज, तीनों के तीनों एवरेज फ्लक्स लिंकेज बराबर होंगे। एवरेज फ्लक्स लिंकेज अगर बराबर होंगे तो दैट इज एवरेज इंडक्टेंस भी आपके तीनों फेज के क्या होंगे, बराबर। तो यहां पर एवरेज इंडक्टेंस निकाला जाएगा बेटा, आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। चलो निकालने जा रहे हैं। चलिए आर फेज का इंडक्टेंस निकालो। आर फेज का इंडक्टेंस निकालने के लिए आर फेज का एवरेज इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, जब आपका आर फेज का कंडक्टर किस पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 1 पे है, तब उससे टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा। चलो तो जनरल फार्मूला लिखते हैं बेटा, टोटल फ्लक्स लिंकेज। अच्छा देखो एक कंडक्टर तो है नहीं, यहां पर 3 कंडक्टर, तो ग्रुप ऑफ कंडक्टर वाला फार्मूला लग जाएगा। मैं लिख रहा हूं बेटा, टोटल फ्लक्स लिंकेज विद आर फेज कंडक्टर।
टोटल फ्लक्स लिंकेज आर फेज कंडक्टर। तो आर फेज से जो टोटल फ्लक्स लिंक करेगा, फार्मूला क्या होता था बेटा? हेलो, ग्रुप ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। कितने कंडक्टर ग्रुप में? तीन। तीन कंडक्टर है तो तीनों का करंट आएगा, हेलो हेलो, आई आर, आई वाई, आई बी। आर फेज से फ्लक्स लिंक निकाले तो आर फेज में आपका खुद के करंट की वजह से फ्लक्स लिंक आएगा, वाई फेज के करंट की वजह से फ्लक्स लिंक आएगा, बी फेज के करंट की वजह से फ्लक्स लिंक आएगा। तो मैंने लिखा था बेटा फार्मूला, दैट इज आई आर एल एन डी बाई, किससे निकाल रहा है? आर फेज से, तो यहां लिखेंगे डी आर, डी आर, ठीक है। जो लेटर यहां पर होता है वही लेटर डी के साथ पहले में आता है, प्लस वाई फेज में करंट फ्लो करा तो वाई फेज की वजह फ्लक्स लिंक दैट इज आई वाई एल एन, दिस इज एल एन, दैट इज 1 अपॉन डी। किस फेज, किस कंडक्टर निकाल रहा है? आर फेज के कंडक्टर फ्लक्स लिंक, दिस इज डी आर, प्लस बी फेज में करंट फ्लो करा है, दैट इज एल एन 1 अपॉन डी आर। दूसरा लेटर क्या होता था डिस्टेंस में? करंट वाला होता था। यहां पर आर है तो यहां भी क्या आ जाएगा? आर। यहां पर वाई है तो यहां पर क्या आ जाएगा? दिस इज वाई। और यहां पर बी है तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी। ये मैं आपको बता चुका हूं। पहला लेटर किसको देख के लिखते हैं? जिससे फ्लक्स लिंकेज निकाल रहा है। पहला लेटर जिससे फ्लक्स लिंकेज निकाल रहा है, वहां से पहला लेटर आता था। ये मैंने जनरल फार्मूला लगा दी, तीनों की जगह ये काम कर जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो, अच्छा ये बताओ, डी आर आर क्या है? डिस्टेंस क्या है? आर फेज की आर से खुद की डिस्टेंस इफेक्टिव रेडियस होती है। डी आर आर क्या है? ये डिस्टेंस है किसकी? आर फेज की आर फेज से खुद की डिस्टेंस इफेक्टिव रेडियस, मैंने बताया था इंडक्टेंस निकालने में। ये क्या? डिस्टेंस बिटवीन आर फेज एंड वाई फेज, और ये क्या? डिस्टेंस बिटवीन आर फेज एंड बी फेज, ठीक है। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करा किसके? आर फेज और बी फेज, और ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट आर फेज और वाई फेज, और ये खुद से डिस्टेंस दैट इज इफेक्टिव रेडियस। चलो, अब हम लोग जो है टोटल फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हैं। ये देखो जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला कहीं भी लग जाएगा, तीनों केस में लग जाएगा। अब देखो मैं निकालने जा रहा हूं, जब आर फेज आपका, आर फेज किस पोजीशन पे है? पोजीशन 1 पे है। पोजीशन पहले, हेलो, पहले एल बाई 3 डिस्टेंस में, यहां देखो इतना केवल, पहले एल बाई 3 डिस्टेंस में आर फेज का कंडक्टर पोजीशन 1 पे है, तब इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा। फिर नेक्स्ट एल बाई 3 पे आर फेज का कंडक्टर पोजीशन 2 पे होगा, तब इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा। और नेक्स्ट एल बाई 3 पे आर फेज का कंडक्टर आपका बॉटम पोजीशन पे है, फिर पोजीशन 3 पे, तब इतना। तीनों पोजीशन पे फ्लक्स लिंक निकालेंगे तो एवरेज कितना फ्लक्स लिंक किया वो निकालेंगे, ठीक है। चलो मैं निकालने जा रहा हूं, हेलो, लिख रहा हूं मैं, टोटल फ्लक्स लिंकेज with R phase conductor, R phase conductor at पोजीशन। जब आर फेज का कंडक्टर पोजीशन 1 पे है, फिर सेक्शन PQ के बारे में बात करूं, मतलब इस L बाई 3 पे आर फेज का कंडक्टर आपका पोजीशन 1 पे है, तब इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा। हेलो, यहां पर तीन कंडक्टर है, तीनों करंट कैरी कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ कंडक्टर वाला फार्मूला कि आर फेज से टोटल इतना फ्लक्स लिंकेज करे, बस वैल्यू पुट करना बेटा। हेलो, पोजीशन 1 पे मैं आपका फ्लक्स लिंकेज निकाल रहा हूं आर फेज से, लेकिन किस पोजीशन पे? सफिक्स में क्या लिखा है? 1 1, मतलब जब पोजीशन 1 पे है। हेलो, आपका फ्लक्स लिंकेज निकाल रहा हूं आर फेज से, किस पोजीशन पे? पोजीशन 1 पे। हेलो, फार्मूला क्या होगा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। हेलो, फार्मूला तो यही बनेगा, तीन कंडक्टर, इस ग्रुप में तीन करंट है, आई आर, आई वाई, आई बी, ठीक है। एल एन 1 अपॉन डी आर,
आर फेज से निकाल रहे हैं, एल एन डी बाई आर, एल एन डी बाई आर, दूसरा लेटर क्या होगा आर वाई बी। चलो फार्मूला रख लो, हेलो कितना हो जाएगा आई आर एल एन 1/, हेलो डी आर आर क्या है बेटा, खुद से खुद की डिस्टेंस, क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेडियस, ये लिखा हुआ है बेटा फार्मूला, ये तीनों केस में लगेगा, उसी को मैं लगा रहा हूं। डी आर आर क्या है, खुद से खुद की डिस्टेंस, क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेडियस, क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेडियस, प्लस आई वाई एल एन 1/, डी आर वाई क्या, आर से वाई की डिस्टेंस, हेलो पोजीशन 1 पे पीक्यू सेक्शन पे आपका आर फेज और वाई फेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा D1, हेलो टॉप कंडक्टर और दैट इज मिडिल कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमेशा मानी है D1 मानी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन आर फेज और वाई फेज, आर फेज टॉप पोजीशन पे है, वाई फेज आपका मिडिल पोजीशन, तो टॉप फेज और मिडिल, टॉप कंडक्टर और दैट इज मिडिल कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी है D1, ध्यान से देखिएगा, प्लस आई बी एल एन 1/, आर फेज और बी फेज की, हेलो दैट इज जब आपका आर फेज का कंडक्टर टॉप पोजीशन पे है तो आर फेज और बी फेज के बीच की डिस्टेंस, हेलो आर फेज आपका टॉप पे है, बी फेज आपका बॉटम में है, टॉप और बॉटम के बीच की डिस्टेंस कितनी है D3, कितनी डिस्टेंस है, दिस इज D3, दिस इज ln D3। क्या किसी को कोई शक है इसमें, क्या किसी को कोई दिक्कत है, आर फेज का कंडक्टर जब पोजीशन 1 पे है तो आपके आर फेज के कंडक्टर से इतना फ्लक्स लिंक करेगा, क्लियर। चलो अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट L/3, मतलब QS सेक्शन पे आर फेज का कंडक्टर किस पोजीशन पे आ जाएगा, मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा, तब आर फेज के कंडक्टर से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, यहां भी 3 कंडक्टर, ग्रुप ऑफ द कंडक्टर का फार्मूला लग जाएगा और आर फेज से निकाल रहा है यही फार्मूला लगेगा, तो मैंने एक बार फार्मूला लिख दिया, बार बार नहीं लिख रहा हूं, दैट इज टोटल फ्लक्स लिंकेज विथ R phase conductor, total flux linkage with R phase conductor at position 2, पोजीशन मतलब मिड पोजीशन पे, ध्यान से देखिएगा डिस्टेंस बदल जाएंगे बेटा, मैं टोटल फ्लक्स लिंकेज निकाल रहा हूं आर फेज के कंडक्टर के साथ, जब आपका आर फेज का कंडक्टर आपका मिडिल या फिर सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। फार्मूला क्या रहेगा बेटा, हेलो फार्मूला तो यही रहेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, हेलो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई आर एल एन 1/DRR, आर आर क्या है, खुद से खुद की डिस्टेंस इफेक्टिव रेडियस, प्लस आई वाई एल एन 1/, आर फेज और वाई फेज के बीच की डिस्टेंस, हेलो जब आपका आर फेज का कंडक्टर सेकंड पोजीशन पे है तो आर फेज और वाई फेज के बीच की डिस्टेंस, आर फेज मिडिल पे है, वाई फेज आपका बॉटम पोजीशन पे है, तो मिडिल और बॉटम के बीच की डिस्टेंस कितनी है D2 है, दिस इज द D2, हेलो दिस इज D2, दिस इज D2, और बेटा ln 1/आर फेज और बी फेज, जब ये मिडिल पोजीशन पे है, आपका आर फेज मिडिल पोजीशन पे है, तब आपका आर फेज और बी फेज के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये मिडिल पे, ये टॉप पे, मिडिल और टॉप के बीच डिस्टेंस कितना है D1, ये डिस्टेंस होगा D1, दिस डिस्टेंस इज D1। क्या किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी। जब आपका आर फेज का कंडक्टर आपका किस पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, पोजीशन मतलब बॉटम पे आ जाएगा, तब इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा वो हम बात कर रहे हैं। देखिए टोटल फ्लक्स लिंकेज विद आर फेज कंडक्टर एट पोजीशन 3, पोजीशन 3 पे मतलब बॉटम पोजीशन पे जब होगा तब आपका आर फेज से टोटल फ्लक्स लिंक करेगा λr3,
फार्मूला म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। हेलो, फार्मूला तो यही रहेगा आई आर, और खुद से खुद की डिस्टेंस इफेक्टिव रेडियस हो जाएगी आई आर एल एन 1 आर डैश प्लस आई वाई एल एन, हेलो, आर फेज और वाई फेज, हेलो, पोजीशन 3 पे जब आर फेज है तो आर फेज और वाई फेज के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, D3 होगी, क्योंकि आर फेज आपका बॉटम पे है, वाई फेज आपका टॉप पोजीशन पे है, बॉटम और टॉप के बीच डिस्टेंस कितना है, D3 है। नाउ दिस इज द डिस्टेंस इज D3 प्लस आई पी एल एन, डिस्टेंस बिटवीन आर फेज एंड बी फेज, थर्ड पोजीशन पे आर फेज और बी फेज के बीच डिस्टेंस कितना है, आर फेज है बॉटम पे, बी फेज है मिडिल पे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D2। नाउ दिस डिस्टेंस इज D2। तीनों पोजीशन पे आपने आर फेज से फ्लक्स लिंकेज निकाल लिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसको लिख लीजिए जरा, तीनों पोजीशन पे जब आर फेज का कंडक्टर पोजीशन 1 पे है तब उससे कितना फ्लक्स लिंक किया, आर फेज का कंडक्टर जब आपका पोजीशन 2 पे है या फिर मिडिल पोजीशन पे तब कितना फ्लक्स लिंक किया, और जब आर फेज का कंडक्टर आपका बॉटम पोजीशन पे है तब कितना फ्लक्स लिंक किया, ये आप लोगों ने निकाल लिया। तीनों पोजीशन पे फ्लक्स लिंक निकाल तो एवरेज कितना फ्लक्स लिंक किया, हेलो, एवरेज, हेलो, आर फेज में फ्लक्स मालूम है जब पोजीशन 1 पे है, पोजीशन 2 पे, पोजीशन है, तो एवरेज कितना फ्लक्स लिंक किया आर फेज से निकालेंगे, एवरेज, एवरेज निकालने के तीनों फ्लक्स को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज कितना फ्लक्स लिंक किया आर फेज से वो निकालना है। तीनों पोजीशन पे फ्लक्स लिंक निकाल के एवरेज वैल्यू निकालने जा रहे हैं। चलो, हो गया। चलो, एवरेज, अच्छा ये बताओ, कुछ लोग को दिक्कत यहां पर ये होगी कि सर ये जो है, जो हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, पोजीशन जब हम इंटरचेंज करते हैं, आर फेज पहले टॉप पे था, फिर मिडिल पे आ गए, फिर बॉटम पे आ गए, उसके लिए क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जब पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तब एक टावर लगाते हैं, उस टावर को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन टावर। ट्रांसपोजिशन टावर की हेल्प से आप क्या करते हैं, अपने कंडक्टर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। मैं आपको पहले दिखा भी देता हूं, ठीक है। ट्रांसपोजिंग टावर क्या होता है, देखिए यहां पर एक टावर लगा होता है, बाकी जितने भी टावर होंगे, हेलो, बाकी जो टावर होंगे उनमें सिंगल सिंगल क्रॉस आर्म होगी, हेलो, 1 2 3, केवल 3 3 कंडक्टर आपके क्या हो रहे होंगे, जा रहे होंगे। ट्रांसपोजिंग टावर में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ऐसा होगा, पोजीशन को चेंज करने के लिए आप ट्रांस पोजीशन टावर्स यूज करते हैं। दिस इज योर ट्रांसपोजिशन टावर, ट्रांस पोजीशन टावर। और ट्रांसपोजिशन टावर हर L/3 डिस्टेंस पे आपको मिलेगा, ये टावर, ठीक है। नाउ दिस इज, इसमें आपकी दोनों साइड क्रॉस आर्म होती है, ठीक है। चलो, ये है आपका आर फेज का कंडक्टर, ये आपका वाई फेज का कंडक्टर है जो कि आपका मिडिल पोजीशन पे था, ध्यान से देखिएगा, और ये आपका बी फेज का कंडक्टर है जो कि बॉटम पोजीशन पे था। दिस इज आर फेज, ये आपका वाई फेज और ये आपका बी फेज। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करनी है, आर फेज कहां पर आ जाएगा, मिडिल पे, वाई फेज बॉटम पे, और आपका बी फेज आपका चला जाएगा टॉप पे। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहां पर इस टावर पे पोजीशन चेंज करेंगे। नाउ दिस इज आर फेज का कंडक्टर आ जाएगा आपका कहां पर, दैट इज मिडिल पे। नाउ दिस इज, यू कैन बी टेकन, यहां से कंडक्टर आएगा और ये आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, और यहां से ये कंडक्टर आपका आगे निकल जाएगा।
देखो ऐसे होगा, यहां से आर फेज का कंडक्टर आएगा, और उसके बाद ये ऐसे चला जाएगा, पोजीशन चेंज हो गई, दिस इज द आर फेज कंडक्टर, ठीक है। उसी तरह वाई फेज का जो कंडक्टर होगा, यहां से वाई फेज का कंडक्टर आएगा ना, बॉटम पे जाना है इसको, यहां से वाई फेज का कंडक्टर आएगा, और फिर ऐसे आपका वाई फेज का कंडक्टर निकल जाएगा, ठीक है, पोजीशन चेंज हो जाएगी। नाउ दिस इज बी फेज, बी फेज का कंडक्टर जो होगा वो टॉप पोजीशन पे होगा, यहां से बी फेज का कंडक्टर आएगा, लाइक दिस। नॉर्मल टावर से अलग होता है ये, आपका जो है जो टावर होता है वो नॉर्मल टावर से अलग होता है, ठीक है। नॉर्मल टावर में तो केवल तीन ही फेज रन करेंगे, इसमें दोनों साइड क्रॉस आर्म होंगी, और उन क्रॉस आर्म पे आप क्या करेंगे, आप पोजीशन को इंटरचेंज करें। दिस इज द सिनेरियो ऑफ द ट्रांसपोजिशन टावर, ये मैंने आपको दिखा दिया। और ये टावर आपको कहां कहां दिखेगा बेटा, हर L/3 डिस्टेंस में, एक टावर यहां लगा होगा, एक टावर ये लगा होगा, हर L/3 डिस्टेंस में ये टावर आपको दिखेगा जहां पर पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। बाकी यहाँ पर कौन सा टावर लगा होगा, ये नॉर्मल वाला टावर लगा होगा, तीन लाइनें आ रही होंगी, यहाँ पर ट्रांसपोजिशन टावर लगा होगा, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी, फिर आपका जो है यहाँ पर ट्रांसपोजिशन टावर लगा होगा, पोजीशन इंटरचेंज होगी, बीच में जो टावर लगे होंगे सपोर्ट देने के लिए नॉर्मल टावर लगे होंगे, बना लीजिए। बीच में आपका नॉर्मल टावर लगा होगा, वहां पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, हर L/3 डिस्टेंस पे ये टावर आपको दिखेगा। सर L/3 की वैल्यू कैसे, L/3 कहाँ निकाला है, L/3 कहाँ निकाला है मैंने, एवरेज इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, अभी बात देख रहे हैं, एवरेज इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, परेशान ना हो। एवरेज इंडक्टेंस, ये जो मैं फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, आपका इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ या फिर इंडक्टेंस पर फेज का जो ट्रांसपोजिशन L/3, यार ये बताओ, अगर मान लो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो L/3 क्या हो जाएगी, 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 33.33 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस जो होगी, पूरी डिस्टेंस को तीन पोर्शन में आपको डिवाइड कर देना, तीन फेज है, हर L/3 डिस्टेंस बाद आप क्या करेंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, जिससे कि हर एक जो है आपका जो फेज हो वो तीनों पोजीशन पे बराबर बराबर पोजीशन पे रहे, ठीक है। L/3 का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस को तीन पार्ट में ड्रॉप कर देना, क्योंकि तीन ही कंडक्टर हैं। पहला आपका जो है जो आर फेज होगा वो L/3 डिस्टेंस में टॉप पे रहेगा, फिर नेक्स्ट L/3 पे मिडिल पे आ जाएगा, फिर बॉटम पे आ जाएगा। तो हर एक फेज तीनों पोजीशन पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे रहा, तो आप देखेंगे जब मैं एवरेज निकालूंगा, चाहे आर फेज के लिए निकालूं, चाहे वाई फेज के लिए निकालूं, चाहे बी फेज के लिए निकालूं, एवरेज वैल्यू बराबर आएगी, क्योंकि जहां पर ये बॉटम पे है ये भी बॉटम पे है, ये आपका टॉप पे है ये भी टॉप में है, और ये आपका मिडिल पे है ये भी मिडिल पे है, ठीक है। दैट इज, पूरे नहीं होंगे यार, पूरे नहीं होंगे, ये बताओ।
कि पूरे जैसे मान लो L/3 दो ट्रांसपोजिशन टावर है, बीच में आपको जो है ट्रांसपोजिशन करने की जरूरत नहीं है ना, बीच में तो आपका नॉर्मल टावर लगा होगा, बीच में यहाँ पर कई सारे टावर लगे होंगे, जैसे मान लो 100 किलोमीटर है, तो आपने क्या किया कि पहले आपने स्टार्ट किया यहां से, फिर 33.33 किलोमीटर बाद ट्रांसपोजिशन टावर लगा होगा और बीच में आपके नॉर्मल टावर लगे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से बीच में कई सारे नॉर्मल टावर लगे होंगे और यहाँ पर आपका जो है 66.66 पे फिर से एक ट्रांसपोजिशन टावर होगा, फिर डिस्टेंस तो बदलनी नहीं है, जब डिस्टेंस बदलनी होगी तभी ट्रांसपोजिशन टावर की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, आप ये बोल सकते हैं दो की जरूरत पड़ती है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार होता है कि हम L/6 कर देते हैं, L/6 कर देते हैं, L/6 कर देते हैं। देखो यहां पर मैंने पूरी डिस्टेंस को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, तो जनरली आपका जो है 2 ट्रांसपोजिशन टावर लगे होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जितना ज्यादा आप ट्रांसपोजिशन करोगे उतना आपका क्या होने वाला है, आपका इंटरफेरेंस कम होगा, ठीक है, उतना आपका जो है क्या होने वाला है, इंटरफेरेंस कम होगा। तो कई बार क्या होते हैं, इस पूरी डिस्टेंस को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उस हिसाब से ट्रांसपोजिंग टावर आ जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है डेरिवेशन जो किया गया, अगर मान लो मैं इसको जो है 6 में डिवाइड कर दे तो फिर मुझे 6 आपको क्या करने होते हैं, फ्लक्स लिंकेज निकालने होते हैं, फिर सबको मैं ऐड करता, मेरा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए मैंने क्या किया है कि 2 बार ही केवल ट्रांसपोजिशन किया है, मतलब 2 बार का मतलब कि 2 जगह पे ही पूरी लेंथ को मैंने केवल क्या किया है, 3 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड किया। आप 6 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया है, आपका क्या किया है, केवल 3 पार्ट में डिवाइड किया टोटल लेंथ को, जिससे कि आपको 2 ही ट्रांसपोजिशन टावर दिख रहे हैं। अगर मैं इसको 6 में ब्रेक करता तो 4 ट्रांसपोजिंग टावर की जरूरत पड़ती, तो ये जरूरी नहीं कि 2 ही ट्रांसपोजिंग टावर की जरूरत है, कई सारे ट्रांसपोजिंग टावर की जरूरत पड़ती है, डिपेंडिंग आप कितने कितने पोर्शन पे पूरी पूरी लेंथ को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो तुम लोग इतने फर्जी फर्जी के डाउट पूछने लगते हो ना कि टॉपिक से ही जो है कनेक्शन उखड़ जाता है जो है, ठीक है। तो चलो तीनों जो है कंडीशन पे, तीनों पोजीशन पे हम लोगों ने फ्लक्स लिंक निकाली, तो एवरेज कितना फ्लक्स लिंक की आर फेज से, हेलो आर फेज से एवरेज फ्लक्स लिंकेज, ये ब्लू वाला देखिएगा आर फेज से। चलो एवरेज फ्लक्स लिंकेज लिखो, एवरेज 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 फ्लक्स लिंकेज, आपको मालूम चल जाएगा आज की 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिया जाता है, किस कॉन्फ़िगरेशन की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। और आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, तीनों कंडक्टर जो होंगे वो इस तरह से लगे होंगे ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में, कहां है एक जो है ये, इस तरह से ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लगे होंगे, जिससे कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। अभी मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, देखते जाओ अभी। द एवरेज फ्लक्स लिंकेज विद आर फेज, आर फेज से कितना एवरेज फ्लक्स लिंक किया, एवरेज फ्लक्स लिंकेज विद आर फेज, तो एवरेज फ्लक्स लिंकेज निकाल रहा हूं किससे, आर फेज से, तो तीनों फ्लक्स को ऐड कर दो, पोजीशन 1 वाले को, पोजीशन 2 वाले को और पोजीशन 3 वाले को, और तीनों का एवरेज निकालोगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ चलो मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड करो, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने वाला हूं 1/3 लेमडा R1 प्लस लेमडा R2 प्लस लेमडा R3। चलो इतना लिख लो, मैं तीनों को ऐड करने जा रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको ऐड करके। आ जाओ यहां देखो, जब आप तीनों को ऐड करेंगे, हेलो लेमडा R1 लेमडा R2 और लेमडा R3, तीनों को ऐड करना है, जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉमन आ जाएगा। हेलो आई आर वाले टर्म एक साथ आ जाएगा, 3 IR ln 1/r डैश, आई वाले टर्म एक साथ ले लेंगे तो ये तीनों लॉग आपस में ऐड हो जाएंगे,
तीनों लॉग आपस में ऐड हो जाएंगे, और यहां से आई भी कॉमन ले लेंगे तो ये तीनों लॉग आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आप अपनी कॉपी में देखिए तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या कॉमन आएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। आई आर वाले टर्म एक साथ हो जाएंगे तो दैट इज 3 IR ln 1/r डैश प्लस आई वाई वाले टर्म एक साथ हो जाएंगे। हेलो, आई वाई वाले टर्म एक साथ हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, ln d1 d2 एंड d3, ln 1/d1 प्लस ln 1/d2 प्लस ln 1/d3 प्लस आई बी वाले टर्म एक साथ हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, ln d3 ln d1 ln d2, दिस इज ln d3 प्लस ln d1 प्लस ln 1/d2। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/3 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई 3 IR ln 1/r डैश प्लस आई वाई। अच्छा ये बताओ, ln A प्लस ln B प्लस ln C क्या होता है, ln A इंटू बी इंटू सी। हेलो, ln A ln B ln C क्या होता है, ln A इंटू बी इंटू सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln 1/d1 इंटू 1/d2 इंटू 1/d3 प्लस IB ln A प्लस ln B प्लस ln C क्या होगा, ln A इंटू बी इंटू सी। कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई 1/3। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? चलो, तो आप देखेंगे कॉमन ले रहा हूं बेटा। नाउ दिस इज 3 IR इंटू ln 1/r डैश प्लस दिस इज आई वाई, इसको मैं लिख देता हूं ln 1/d1 d2 d3 प्लस IB ln 1/d1 d2 d3। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों टर्म में ln 1/d1 d2 d3 क्या है, कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, ln d1 d2 d3 कॉमन है। तो दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1/3, दिस इज 3 IR ln 1/r डैश कॉमन है बेटा, दिस इज ln 1/d1 d2 d3। जब ये चीज कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, यहां पर बचेगा आई वाई और यहां पर बचेगा आई बी। तो दिस इज आई वाई प्लस
IB। ठीक है, इतना बचेगा। अब आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपोजिशन करने से सिस्टम बैलेंस रहता है, तो आप लिखेंगे चूंकि ट्रांसपोजिशन किया है तो सिस्टम बैलेंस है करंट में, तो IY, IB और IR तीनों फेज के करंट का फेजर एडिशन कितना होगा? 0। तो यहां से आप IY प्लस IB की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिस्टम बैलेंस है, तीनों फेज का फेजर एडिशन क्या होगा? 0। तो IY प्लस IB का जो फेजर एडिशन हो जाएगा -IR के बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? -IR लिख सकता हूं। वैल्यू पुट करें बेटा, यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर, यहां पर आप वैल्यू पुट कर दें। सिस्टम बैलेंस है बेटा, now this is equal to mu naught divided by 2 pi into 1 3 IR ln 1 by R dash प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं -IR into ln 1 upon D1 D2 this is D3। अब पूरे ब्रैकेट से क्या कॉमन है बेटा? पूरे ब्रैकेट से IR कॉमन है। और बेटा इस 3 को जरा अंदर ले जाओ, इस 3 को अंदर ले जाओ जरा। नाउ दिस इज इक्वल टू mu naught डिवाइडेड बाई 2 pi। IR मैंने बाहर ले लिया, इस 3 को मैं अंदर ले गया, 3 ln 1 by R dash डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 by 3 ln 1 अपॉन D1 D2 दिस इज D3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। डेरिवेशन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा। ना यहां से आप देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, और अगर इसको बेटा मैं जो है ln के ऊपर ले जाऊं तो ये पावर में चला जाएगा। हेलो, मान लो a की पावर x होता तो पावर बाहर आ जाती है, अगर मैं पावर को अंदर ले जाऊंगा तो ये इसके पावर में आ जाएगी। नाउ दिस इज रिटन एज mu naught divided by 2 pi IR, this is ln 1 by R dash minus ln 1 upon D1 D2 D3 की होल पावर 1/3। ये पावर, ये 1/3 आपका पावर में चला गया। ठीक है, और 1 की कोई भी पावर करेंगे 1 रहेगा तो नीचे आ जाएगी पावर। नॉट म्यू नॉट IR डिवाइडेड बाई 2 pi ln 1 by R dash माइनस ln 1 अपॉन D1 D2 D3 की होल पावर 1/3। और यहां पर फार्मूला लग जाएगा ln A माइनस ln B। इसका फार्मूला होता है ln A बाई B, यही तो होता है। ln A माइनस ln B का फार्मूला होगा ln A बाई B। दिस इज ln A बाई B 1 अपॉन D1 D2 D3 की होल पावर 1/3। क्या कोई शक है? दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज A डिवाइडेड बाई B। अब आप देखेंगे पहले का गुणा होगा चौथे से और दूसरे का गुणा होगा तीसरे से। पहले का गुणा हो जाएगा चौथे से और दूसरे का गुणा हो जाएगा आपका तीसरे से। नाउ दिस इज रिटन एज ए म्यू नॉट IR डिवाइडेड बाई 2 pi, दिस इज ln D1 D2 D3 की होल पावर 1/3 divided by R dash। This is the average flux linkage with R phase। R phase से इतना एवरेज फ्लक्स लिंक करेगा, और आपको मालूम है कि तीनों फेज से सेम करेगा, तो जितना R फेज के लिए निकाला उतना ही Y फेज आएगा, उतना ही B फेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और ये फार्मूला वैलिड है जब आपका कैसी स्पेसिंग है बेटा कंडक्टर के बीच में?
सिमेट्रिकल स्पेसिंग है, अनइक्वल स्पेसिंग। आर फेज से इतना फ्लक्स, एवरेज फ्लक्स लिंक करेगा, जितना आर फेज से करेगा उतना ही वाई फेज से भी एवरेज फ्लक्स लिंक करेगा, और उतना ही बी फेज से भी एवरेज फ्लक्स लिंक करेगा। एक के लिए निकाल लिया, सबके लिए बराबर आएगा। अगर एवरेज फ्लक्स लिंकेज तीनों फेज में बराबर है तो तीनों का एवरेज इंडक्टेंस भी क्या होगा, तीनों फेज का बराबर होगा। निकाल रहा हूं बेटा मैं, आर फेज का निकाल रहा हूं, वाई फेज और बी फेज का भी उतना ही आएगा। एवरेज इंडक्टेंस भी बराबर होगा, लिख देता हूं, चूंकि एवरेज फ्लक्स लिंकेज ऑफ आर फेज, एवरेज फ्लक्स लिंकेज ऑफ वाई फेज और एवरेज फ्लक्स लिंकेज ऑफ बी फेज तीनों बराबर हैं, इसलिए तीनों फेज के एवरेज इंडक्टेंस भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कितना होगा निकाल रहे हैं, अब एवरेज इंडक्टेंस निकाला हूं आर फेज का, आर फेज का जितना आएगा उतना ही वाई फेज का, उतना बी फेज का। तो लिख रहा हूं बेटा, एवरेज इंडक्टेंस ऑफ आर फेज, ठीक है, कितना आएगा बेटा, हेलो, इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, इंडक्टेंस फ्लक्स लिंकेज, एवरेज इंडक्टेंस क्या होगा, आर फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई आर फेज का करंट, यही होगा आर फेज का करंट। आर फेज में जितना करंट है, एवरेज इंडक्टेंस हम ये निकाला है, देखो ऊपर ये लिखा हुआ है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई, दिस इज एल एन सर फ्लक्स लिंकेज में करंट आई आर बेटा देखो फ्लक्स लिंकेज में करंट चेंज होगा, लेकिन बेटा बैलेंस सिस्टम है ना, जितना मैग्नीट्यूड आपका आर फेज का होगा उतना ही वाई फेज का होगा, उतना ही बी फेज का, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे ना अभिषेक, मैग्नीट्यूड वाइज विल बी सेम। मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, बार मैंने लगा रखा है, यू कैन बी ओनली टेक द मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर ही आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैलेंस सिस्टम है। नाउ दिस इज ln d1 d2 d3 की होल पावर 1/3, दिस इज 1/3 डिवाइडेड बाई आर डैश डिवाइडेड बाई आई आर, ठीक है, आई आर से आई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका एवरेज इंडक्टेंस ऑफ आर फेज निकल के आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, दिस इज ln d1 d2 d3 की होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई आर डैश, इतना हेनरी पर मीटर पर फेज आएगा, और जितना बेटा आर फेज का आएगा ना उतना ही वाई फेज का होगा और उतना ही बी फेज का। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू गिवन एवरेज इंडक्टेंस ऑफ वाई फेज and this is also the average inductance of B phase, लिख लीजिए। तो फार्मूला लिख देते हैं, अच्छा ये जो मैंने फार्मूला ड्राइव किया इसमें स्पेसिंग कैसी है, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है। अगर आपका 3 फेज ट्रांसपोर्ट लाइन में इक्वल स्पेसिंग हो जाएगी, इक्वल स्पेसिंग का मतलब ट्रायंगुलर, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, तीनों कंडक्टर ऐसे रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में रखे हैं,
तो D1 D2 D3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। ये आपका D1 था, ये भी बराबर होगा, D2 भी बराबर होगा और D3 भी क्या होगा, बराबर होगा ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में। बस D1 D2 D3 की वैल्यू D रख दीजिएगा, ठीक है। अभी निकालते हैं उसको। तो मैं यहां लिख रहा हूं, डेरिवेशन आपने किया कि थ्री फेज ट्रांसपोज लाइन में, थ्री फेज ट्रांसपोज लाइन में जब आप अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग करते हैं कंडक्टर के बीच में, तो एवरेज इंडक्टेंस ऑफ आर फेज, एवरेज इंडक्टेंस ऑफ वाई फेज और एवरेज इंडक्टेंस ऑफ बी फेज, तीनों फेज के एवरेज इंडक्टेंस बराबर होंगे। क्या होगा फार्मूला, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन D1 D2 D3 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई आर रेस, इतना हेनरी पर मीटर पर फेज। दिस इज द फार्मूला। अब मैं लिख देता हूं, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब आपका इंडक्टेंस का, जब आपके स्पेसिंग कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल या फिर अनइक्वल। लिख रहा हूं, दिस फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस calculation is valid for three phase transposed transmission line with unequal spacing between the conductor। अगर कंडक्टर के बीच में, थ्री फेज ट्रांसपोज लाइन में अगर कंडक्टर के बीच स्पेसिंग अनइक्वल है, तो आपको पर फेज इंडक्टेंस का फार्मूला लगाना है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन D1 D2 D3 की होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई आर डैश। लेकिन मान लीजिए आपके जो है कंडक्टर के बीच आपका कैसी स्पेसिंग है, इक्वल स्पेसिंग। इक्वल होने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में रखना पड़ेगा। दिखा रहा हूं, क्या ये फार्मूले में कोई दिक्कत है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहां देखिए, यहां पर अनइक्वल स्पेसिंग के तौर पे मैंने कौन सी स्पेसिंग दिखाई थी बेटा, वर्टिकल स्पेसिंग दिखाई थी। अगर मैं इन तीनों कंडक्टर को कैसे रखूं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। इक्विलेटरल में तो डिस्टेंस D1 D2 और ये D3, ये तीनों बराबर हो जाएंगे, इनको मैं D मान लेता हूं। बस इस फार्मूले में रख देंगे D1 D2 D3 की वैल्यू अगर बराबर हो जाएंगी, तो आपका फार्मूला आ जाएगा इक्वल स्पेसिंग के लिए। लिखिए बेटा, इफ, इसी के नीचे लिखिए, if the spacing between the conductors is same in three-phase transposed transmission line, then इंडक्टेंस पर फेज निकालेंगे। मतलब आपके जो है, जो कंडक्टर्स हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में रखे गए। ठीक है ना।
मैंने तीनों कंडक्टर को इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में रख दिया, तो इनके बीच की स्पेसिंग बराबर हो जाएगी। ये आर फेज है, ये वाई फेज है, एंड दिस इज बी फेज। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर मैं इनको इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में रखूंगा तो तीनों, हेलो, आर फेज और वाई फेज के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी थी? D1 मानी थी। हेलो, आर फेज और वाई फेज, टॉप और मीडियम, दैट इज मिडिल कंडक्टर, दैट इज आर फेज और वाई फेज मान लेते हैं। ये आपकी D1 थी, इसकी वैल्यू भी D है। वाई फेज और बी फेज के बीच जो कंडक्टर है इक्विलेटरल कॉन्फ़िगरेशन में, मिडिल और बॉटम के बीच की डिस्टेंस D2 थी, जो कि कितना है? DA भी बराबर होगी। एंड दिस इज बॉटम और टॉप कंडक्टर आर फेज और बी फेज के बीच की जो डिस्टेंस थी D3, वो भी क्या होगी? बराबर। तो अगर इक्वल स्पेसिंग, कंडक्टर के बीच स्पेसिंग इक्वल है, तो D1 D2 D3 की वैल्यू बराबर होंगी। मैं इसको D के बराबर मान लेता हूं, ठीक है। दिस इज द इक्वल स्पेसिंग। तब इंडक्टेंस निकालना है थ्री फेज ट्रांसपोजिशन लाइन में। इफ द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इज सेम इन द थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन, देन व्हाट द इंडक्टेंस पर फेज। तीनों कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने बराबर मान ली, कितनी? डी डी डी। बस वैल्यू पुट करो, आंसर लो। नाउ दिस इज तीनों कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है D1 D2 D3, स्पेसिंग इक्वल स्पेसिंग D मान। देन इंडक्टेंस पर फेज, एवरेज इंडक्टेंस ऑफ आर फेज, एवरेज इंडक्टेंस ऑफ वाई फेज, और एवरेज इंडक्टेंस ऑफ बी फेज, ये बराबर होंगे। कितने आएंगे बेटा? इक्वल स्पेसिंग के लिए, लो, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ln D1 की वैल्यू भी D है, D2 की वैल्यू भी D है, और D3 की वैल्यू भी D है, पावर 1/3 डिवाइडेड बाई R डैश। नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ln। ये हो जाएगा D क्यूब, और D क्यूब से क्यूब आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? केवल D डिवाइडेड बाई R डैश। This is the average inductance of R phase, Y phase, and this is the B phase. इतना हेनरी पर मीटर पर फेज। पर फेज। तो अब मैं बेटा फार्मूले दोनों लिख देता हूं। दोनों फार्मूले कब लगाने हैं? अगर इक्वल स्पेसिंग होगी तो दिस इज द फार्मूला, अनइक्वल स्पेसिंग होगी तो दिस इज द फार्मूला। थ्री फेज ट्रांसपोजिशन लाइन में दो ही फार्मूले हैं, उनमें से आप कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन क्या स्पेसिंग है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? यही फार्मूला आया था सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ln D बाई R डैश। वहां पर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर स्मॉल d थी, यहां पर हमने कैपिटल D मान लिया। दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D मान ली, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं लिख देता हूं बेटा, नोट करके लिखें। नोट करके लिखें। फॉर इक्वल स्पेसिंग between the conductor, the inductance per phase
इन द थ्री फेज। अगर नहीं भी है तो ट्रांसपोज लाइन के लिए डेरिवेशन किया गया है और वही मान के चलते हैं कि ट्रांसपोज है, चाहे बोला जाए या फिर ना बोला जाए। ट्रांसपोज्ड transmission line is given by formula given by the formula। इक्वल स्पेसिंग के लिए आपका जो इंडक्टेंस होगा, एवरेज इंडक्टेंस तीनों फेज के लिए बराबर होगा। दैट इज, ये क्या है बेटा, ये इंडक्टेंस है, एवरेज इंडक्टेंस पर फेज। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ फेज इंडक्टेंस। एवरेज वैल्यू ऑफ फेज इंडक्टेंस कितना आएगा बेटा, ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश, इतना हेनरी पर मीटर पर फेज। इक्वल स्पेसिंग अगर हुई, याद रखिएगा इक्वल स्पेसिंग के लिए फार्मूला लगाऊंगा, और अगर अनइक्वल मतलब जब इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन होगा तभी ये फार्मूला लगेगा। अनइक्वल स्पेसिंग मतलब हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली, और अनइक्वल spacing between the conductor inductance per phase in three phase transposed transmission line is given by the formula that is, तीनों फेज के एवरेज इंडक्टेंस बराबर होंगे और फार्मूला आपके पास होगा, या फिर इसी को फेज इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ फेज इंडक्टेंस, एवरेज वैल्यू ऑफ फेज इंडक्टेंस कितना होगा अनइक्वल स्पेसिंग में, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन d1 d2 d3 की होल पावर 1 बाई डिवाइडेड बाई आर डैश, इतना हेनरी पर मीटर पर फेज। इतना हेनरी पर मीटर पर फेज। दिस इज द फॉर्मूला। अनइक्वल स्पेसिंग के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ फेज इंडक्टेंस ये है, इक्वल स्पेसिंग के लिए ये है। दोनों फार्मूले आप कंपेयर करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा बेटर है, किसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। आपको मालूम है पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंस के, जिसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम होगी। अब रिएक्टेंस जो होता है वो इंडक्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि किस कॉन्फ़िगरेशन में, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टेंस ज्यादा आएगा कि आपका that is horizontal configuration, nothing but the case of the unequal spacing में इंडक्टेंस ज्यादा है। इंडक्टेंस के फार्मूले लिखे गए, किस कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी किस में कम होगी, वो हम लोग देखना चाहते हैं। चलो मैं कंपेयर कर रहा हूं, जरा लिखिए, क्वेश्चन के तौर पे मैं लिखा रहा हूं। हो गया, आगे चले। चलो लिखिए जरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप देखेंगे जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे तो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में ही आपके कंडक्टर लगते होते, 1 2 3, क्योंकि उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इंडक्टेंस कम होगा ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में बात कर रहा हूं। फाइंड द इंडक्टेंस
per phase for following configuration। आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, उन कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंडक्टेंस पर फेज कैलकुलेट करिए। पहला कॉन्फ़िगरेशन दिया है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। Horizontal configuration is nothing but the category of unequal spacing. This is the unequal spacing between the conductor. ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि तीनों कंडक्टर पैरेलली रन कर रहे हैं। हेलो, एक, दो और ये तीसरा, तीनों बिल्कुल पैरेलली रन कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, चलो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। ये तीन कंडक्टर है, आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। ठीक है, चलो ये तीन फेज के कंडक्टर हैं, आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। ठीक है, चलो नाउ डिस्टेंस हम मान लेते हैं। रेडियस ऑफ ईच कंडक्टर इज आर, चलो आर फेज और वाई फेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम D1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि हमें दी है 2 मीटर। ठीक है, या फिर लिख देते हैं यहां पर ये 2 मीटर है। आर फेज और वाई फेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। वाई फेज और बी फेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 2 मीटर है। बोल रहा है कि रेडियस ऑफ ईच कंडक्टर आपकी 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है। आर फेज वाई फेज के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, वाई फेज और बी फेज की डिस्टेंस आपकी 2 मीटर है। तो आपको D1 D2 D3 निकालना। D1 क्या होता था आपका? हेलो, D1 होता था आर फेज और वाई फेज के बीच का डिस्टेंस। तो D1 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। D2 क्या होता था बेटा? D2 होता था वाई फेज और बी फेज के बीच की डिस्टेंस। फिगर में देख लो, D2 यही होता था, और D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। और बेटा D3 क्या होता था बेटा? आर फेज और बी फेज के बीच की डिस्टेंस, ये D3 होता था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D3? D3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर प्लस 2 मीटर कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। दिस इज द 4 मीटर। रेडियस बेटा आपको सेंटीमीटर में दी है। रेडियस हर एक कंडक्टर सेंटीमीटर। फार्मूले में दिया, बताओ एलएन के अंदर ये बेटा डिस्टेंस बाई डिस्टेंस है। यूनिट लेस आना चाहिए, तो मीटर को चाहे सेंटीमीटर में तोल, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में तोल, बात एक है। हेलो, डिस्टेंस आपको या तो मीटर मीटर में रखनी है या तो सेंटीमीटर में रखनी है। लिख रहा हूं, चलो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इंडक्टेंस निकालना है, तो पहले तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन अनइक्वल स्पेसिंग का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो फार्मूला अनइक्वल स्पेसिंग वाला लगाएंगे। लिख रहा हूं, चूंकि हॉरिजॉन्टल configuration is the case of unequal spacing
between the conductor so that जब मैं तीनों फेज में से किसी भी एक फेज का इंडक्टेंस निकालूंगा, चाहे आर फेज की एवरेज वैल्यू निकालूं, चाहे वाई फेज के इंडक्टेंस की एवरेज वैल्यू निकालूं, चाहे बी फेज के इंडक्टेंस की एवरेज निकालूं, या फिर फेज इंडक्टेंस निकालो, फेज इंडक्टेंस की कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, कितना आएगा फार्मूला, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ln d1 d2 d3 की होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई आर डैश, क्या हो जाएगा, आर डैश। हेलो, डिस्टेंस को या तो आप मीटर मीटर में रखेंगे या फिर सेंटीमीटर। मीटर में रख रहा हूं मैं, d1 d2 d3 की वैल्यू मीटर में है, तो आर की वैल्यू भी आपको मीटर निकाल लेनी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है क्या? सौ सेंटीमीटर इज, आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, कम होंगे, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो कितना आएगा, 1 इंटू 10⁻² मीटर। चल, वैल्यू रख रहा हूं, केवल वैल्यू रखनी है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई कितना होगा, म्यू नॉट की वैल्यू तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और 2 पाई से जब डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 ln d1 की वैल्यू है 2 मीटर, d2 वैल्यू 2 मीटर, d3 की वैल्यू है 4 मीटर। हेलो, d1 की वैल्यू है 2 मीटर, d2 की वैल्यू 2 मीटर, d3 की वैल्यू है 4 मीटर, ये पावर 1/3। आर डैश की वैल्यू होती है 0.7788 आर। आर को बेटा मैं मीटर में लिख रहा हूं, 1 इंटू 10⁻²। और देखो ऊपर भी बेटा मीटर आएगा, नीचे भी मीटर आएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, यूनिटलेस। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, कैलकुलेट करके देखो तुम्हें कितना आता है, बताएं जरा इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा इंडक्टेंस, तुम्ही को कैलकुलेट करके बताना है। बताओ, ना बताओ, मैं आराम से बैठा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो आएगा ये किसमें आएगा, हेनरी पर मीटर पर फेज। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए, जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.15 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको मिली हेनरी, इसको मैंने 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 लिख दिया, ये मिली हो गया, ये किलोमीटर हो गया, इतना कैलकुलेट करने पे आएगा, ठीक है। दिस इज द इंडक्टेंस पर फेज इन द हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन, ये इंडक्टेंस में निकाला हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। चलो
अब ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बात करें, ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में भी देखो रेडियस, हेलो, ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में रेडियस में इतनी रखूंगा और दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस भी सेम रखूंगा, तब मैं निकाल रहा हूं, हेलो, सेम चीज, डिस्टेंस भी, दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस भी सेम रखूंगा, रेडियस भी, तब मैं ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टेंस निकाल रहा हूं। ये आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में आया। नेक्स्ट लिखें ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, इक्विलैटरल ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम लोग ने किस कॉन्फ़िगरेशन की बात की, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात कर रहे हैं आपके कंडक्टर ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में लगा रहा हूं। दिस इज बी इक्विलैटरल ट्राइएंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, इक्वल स्पेसिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, इक्वल स्पेसिंग कॉन्फ़िगरेशन, इक्वल स्पेसिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इक्वल स्पेसिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहीं से फिगर कट कर लेते हैं, यहां से देखो, इसी जगह से फिगर को कट कर लेते हैं, बार बार नहीं बना देते। अब मैं अपने कंडक्टर्स को इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में रख रहा हूं। चल, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस मैंने अभी भी बराबर रखी है। कितनी रखी है बेटा? 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। और बेटा दो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस को हम कैपिटल डी मानते थे। रेडियस कितनी रखी है बेटा? हर एक कंडक्टर की रेडियस बराबर है आर, आर एंड दिस इज आर। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। आर की बेटा वैल्यू है दैट इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस वही रखी है, डिस्टेंस भी दो कंडक्टर के बीच सेम रखी है। इंडक्टेंस पर फेज निकालना है, ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में कितना आता है। हॉरिजॉन्टल में हम लोग ने निकाल लिया 1.15 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज आ रहा है, यहां लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन is the case of equal spacing between the conductor। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा बेटा? एवरेज इंडक्टेंस ऑफ आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज, ये सारे बराबर होंगे, दैट इज इंडक्टेंस, एवरेज इंडक्टेंस पर फेज कितना आएगा बेटा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 एल एन डी बाई आर डैश, इतना हेनरी पर मीटर पर फेज। वैल्यू रख दो बेटा, सारी वैल्यू, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन, डी की वैल्यू है बेटा 2 मीटर, डिवाइडेड बाई आर डैश होगा 0.7788 आर, आर की वैल्यू है 1, मीटर में रखेंगे 10⁻⁻², ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। नाउ दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻7 ln, मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 0.7788 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा हेनरी पर मीटर पर फेज। और बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.109 मिली हेनरी पर किलोमीटर
पर फेज। कंपेयर करो बेटा किस कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टेंस ज्यादा आ रहा है। हेलो, किस कॉन्फ़िगरेशन में? हेलो, हॉरिजॉन्टल में आ रहा था 1.15 और इसमें 1.109। 9 को हटा दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो किसमें ज्यादा आ रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टेंस पर फेज ज्यादा आएगा और ट्रायंगुलर में इंडक्टेंस पर फेज आपका कम आएगा। कंपेयर कर लो, 1.15 है, ये 1.10 है। इसको अगर मैं हटा भी दूंगा 9 को तो 1.11 आ जाएगा। तो नोट करके लिखो बेटा, ओरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी और ट्रायंगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टेंस की वैल्यू कम आएगी। क्लियर है? चलो नोट करके लिखें। इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं, नोट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंडक्टेंस पर फेज in which configuration? Horizontal configuration. Horizontal configuration is greater than inductance per phase in equilateral triangular configuration। ठीक है? और बेटा जिस कॉन्फ़िगरेशन का इंडक्टेंस ज्यादा होगा उसका रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा। लिखेंगे चूंकि रिएक्टेंस क्या होता है? 2πf इंटू एल। जिस कॉन्फ़िगरेशन का इंडक्टेंस ज्यादा होगा उसका रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो लिख रहा हूं बेटा, और जिस कॉन्फ़िगरेशन का इंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा, उसका रिएक्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। ट्रायंगुलर का इंडक्टेंस कम है तो उसका रिएक्टेंस कम होगा, और आपका हॉरिजॉन्टल का इंडक्टेंस ज्यादा तो उसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा। लिख रहा हूं बेटा, रिएक्टेंस पर फेज इन हॉरिजॉन्टल configuration is greater than reactance per phase in equilateral triangular configuration। रिएक्टेंस आपका जो है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा होगा। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होती है? पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। जिस कॉन्फ़िगरेशन का रिएक्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम होगी, और जिसका रिएक्टेंस कम होगा उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। किसका रिएक्टेंस ज्यादा है? हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन का रिएक्टेंस ज्यादा है तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल configuration is less than the power transfer capability of equilateral triangular configuration। ठीक है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पावर आपने क्या किया, 3 कंडक्टर हॉरिजॉन्टल में अरेंज किया और 3 को आपने इक्विलेटरल, तो आपका जो है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन से आपकी ज्यादा पावर ट्रांसफर हो पाएगी एज कंपेयर हॉरिजॉन्टल। इसलिए जब आप 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन को अरेंज करते हैं तो किस कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करते हैं? ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, तो आपकी ज्यादा ट्रांसफर होती है। तो लिख रहा हूं बेटा,
अच्छा, एक रिजल्ट और लिख लीजिए, कैपेसिटेंस किस कॉन्फ़िगरेशन का आता है, इंडक्टेंस किस कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा होता है, हॉरिजॉन्टल का, और इक्विलेटरल का कम होता है। कैपेसिटेंस अभी आगे मैं आपको निकलाऊंगा, लेकिन रिजल्ट लिखा देता हूं। आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल कैपेसिटेंस पर फेज जब कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन का आपका क्या आएगा, कम आएगा। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, एक ही जगह लिख रहे हैं इसलिए। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन का कैपेसिटेंस कम होगा, और वहीं आपका पर फेज कैपेसिटेंस इक्विलेटरल, ये मैं आपको याद दिला दूंगा, ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा होगा। ट्रायंगुलर, और जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें चार्जिंग करंट ज्यादा फ्लो करेगा, लीकेज करंट ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी उसकी ज्यादा होगी। तो लिख रहा हूं बेटा, तो ऊपर के रिजल्ट से आप देख के बोल सकते हैं, इंडक्टेंस हॉरिजॉन्टल का ज्यादा होता है, ट्रायंगुलर का कम होता है। कैपेसिटेंस हॉरिजॉन्टल का कम होता है, ट्रायंगुलर का ज्यादा होता है। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी हॉरिजॉन्टल की कम होती है, ट्रायंगुलर की ज्यादा होती है। तो यहां लिख रहा हूं, नोट करके लिखें। Hence, in three-phase ट्रांसपोज्ड लाइन, इसीलिए ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में थ्री फेज लाइन अरेंज की जाती है। हेंस इन थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन वी प्रिफर्ड प्रिफर्ड इक्विलेटरल triangular configuration over the horizontal configuration. Because the power transfer capability capability of the triangular of the equilateral करो, equilateral triangular configuration is more as compared to horizontal configuration, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन की अपेक्षा ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए थ्री फोर्थ ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग जो है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अब हमारे पास बंडल कंडक्टर का क्या करना है, हम लोगों को इंडक्टेंस निकालना है, तो उसकी जनरल फार्मूला हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। डेरिवेशन नहीं देखेंगे, डेरिवेशन पिछले साल मैंने पढ़ाया था, बहुत लेंदी डेरिवेशन है, समझ में मैं समझा तो दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसका कहीं यूज नहीं आएगा, इसलिए वी विल गो फॉर द डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। चलो, तो उसको अब कल देखते हैं। बंडल कंडक्टर, हेडिंग डाल लीजिए, बंडल्ड कंडक्टर के इंडक्टेंस निकालना है। बंडल्ड कंडक्टर, अब यहां पर मैं आपको कई सारे एडवांटेज बता दूंगा बंडल्ड कंडक्टर के। इस चीज को पढ़ा के इंडक्टेंस वाला टॉपिक ओवर हो जाएगा। इंडक्टेंस वाला टॉपिक आज यानी कल परसों तक कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से, और फिर हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेशन करेंगे, वो भी आपका जो है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग अपने केबल वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, चलो।
मशीन में सर ने स्पीड धीमी कर दी होगी, कुछ लोग स्पीड का इश्यू बता रहे थे। गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, अभी आप लोग मशीन पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद जब पावर सिस्टम खत्म हो जाएगा, आई कैन बी गो फॉर द यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन के बाद मैं आपका मशीन फिर से करा दूंगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो मुझको टाइम लगता है, ठीक है। मशीन आपका जल्दी हो जाएगा, एक बार गो थ्रू होके जाइए, आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे सर, और उसके बाद वी विल डिस्कस द मशीन आल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई नहीं, एक दो दिन के बाद उनके साथ भी सिंक्रोनाइज हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ठीक है। बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्ट क्या बता रहे हैं भाई, ऐसे क्या डायरेक्ट बता दिया उन्होंने। ट्रांसमिशन में दो, आज मैंने अपलोड तो कर दिए ट्रांसमिशन के सारे लेक्चर, सारे लेक्चर अपलोड है बेटा, देख लो, चेक कर लो। चलो, हाँ, मशीन के लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा, 3 लेक्चर है, तीनों अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सारे सब्जेक्ट जो है, जो भी देखो मैं पढ़ा सकता हूँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन में आपका बंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपका ऑनलाइन चलता रहेगा, सारे सब्जेक्ट में आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम हो, जहां तक मैंने आपको कंट्रोल पढ़ाया था वो भी मैं आपको कंट्रोल कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। एसजीबी के लेक्चर नहीं हुआ है, एसजीबी अभी सर पढ़ा देंगे, जो मशीन पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो आई कैन आल्सो डिस्कस, नो प्रॉब्लम। हिमांशु सर से पढ़ाना है तो बेटा ऑफलाइन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन पे वो पढ़ा रहे हैं, मशीन में जिसको ट्रांसफार्मर भी पढ़ना हो या फिर कुछ पढ़ना हो तो ऑफलाइन पे हिमांशु सर इस साल पढ़ाएंगे, आप आके पढ़ सकते हैं, आपको रोका नहीं गया है जो है, ठीक है। ये आप लोग ये बोले कि आप लोग को बंद कर दिया गया, अगर आपकी अवेलेबिलिटी ऑफलाइन में है तो आप आ सकते हैं जो है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऑनलाइन आपका प्रॉपर चल रहा है, चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।